नाज़रीन, रेजिस्टेंस की जानब से वेस्ट बैंक के अंदर बड़ी तादाद में इसराइली फौजियों को निशाना बनाया गया है। साथ ही गजा में इसराइली फौजियों के हलाक और जख्मी होने की तफसीलात जब वो सामने आ रही हैं। इसी दरमियान नाज़रीन, रशिया का बड़ा सख्त तरीन रद्दमल आया है इसराइल के खिलाफ, और रशिया ने कहा है कि इसराइल के रैकलेस बिहेवियर की वजह से मिडल ईस्ट तबाहकुन जंग की तरफ जा रहा है। और एशिया जो है वो नाज़रीन मैदान जंग बन रहा है। एक बहुत बड़ा वाकया हो गया है। इस वक्त नाज़रीन कंबोडिया और थाईलैंड की जंग शुरू हो गई है। जी हां, अचानक जो है वो कंबोडिया और थाईलैंड की जंग शुरू हो गई है, और थाईलैंड जिसके पास अमेरिकी जंगी हथियारें हैं, उन्होंने कंबोडिया के ऊपर बमबारी शुरू कर दी है। अब इस जंग का बरहराज ताल्लुक ग्रेट गेम के साथ क्या है, ब्रिक्स के साथ क्या है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के साथ क्या है, चीन के साथ क्या है, और एशिया जो मैदान जंग बनने जा रहा है, हम कई महीनों से बात कर रहे हैं, उसके साथ क्या है, ये आपके सामने रखेंगे। आज ही चाइना और वियतनाम की फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री जंगी मशकें शुरू होने जा रही थी, और आज ही कंबोडिया और थाईलैंड के दरमियान जब जंग छिड़ गई है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और जो नाज़रीन तिजारती जंग है, जिसमें एक बहुत बड़ी डील जापान की हुई है, $550 बिलियन जापान अमेरिका में इन्वेस्ट करेगा। तो जो जापान के वज़ीर आज़म है वो पहले ही दिन शदीद तनकीद का निशाना बन गया है, और इकोनॉमिस्ट ने वार्न किया है, खबरदार किया है कि यह डील जो है वो सस्टेनेबल नहीं है। तो वो तमाम गवर्नमेंट्स जो इस तरह की डील्स करने जा रही हैं, वो अपने मुल्क में अनपॉपुलर होने जा रही है। और ये डील जब सस्टेनेबल नहीं है, जिसमें जाहिर है कि सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट अमेरिका कमाएगा और दूसरा मुल्क तो कंगला हो जाएगा, इतने पैसे आप मतलब बस उनको दे देंगे। तो तिजारती जंग कहां पर पहुंची है, बहुत सारे ममालिक आपस में राब्ते कर रहे हैं। ब्राजील, मैक्सिको के इस वक्त राब्ते जारी हैं। 1 अगस्त से पहले बहुत सारी चीजें इस वक्त हो रही हैं, और यूरोपीय यूनियन का भी फैसला नहीं हुआ है। तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, इजरायली कनेसेट ने वोटिंग की और वेस्ट बैंक पर कब्जे का ऐलान कर दिया, जिसके साथ ही ओस्लो अकॉर्ड खत्म हुआ, और जिसके साथ ही ऐलान किया गया कि फलस्तीनी अब इस लैंड पर नहीं रह सकते, उनको जॉर्डन या बाकी किसी और तरफ या सीरिया की तरफ जब डिस्प्लेस किया जाएगा। ये सारे उनके प्लान्स का हिस्सा है। तो इसका पहला जवाब जब वेस्ट बैंक से आया, वेस्ट बैंक में एक रैमिंग अटैक किया गया है, जिसमें 9 इजरायली फौजियों की कैजुअलिटीज हुई हैं। ये वेस्ट बैंक का पहला रिस्पॉन्स है। 9 इजरायली फौजियों की कैजुअलिटीज वेस्ट बैंक में हुई हैं। तुलकराम के अंदर यह वाकया पेश आया है, और यह फलस्तीनियों का क्लियर मैसेज है कि फलस्तीनी इस तरह से इस हॉली लैंड को छोड़कर नहीं जाएंगे। बाकी अरब जिस भी खामोशी में बैठे हुए हैं, जिस भी खौफ में बैठे हुए हैं, वो बैठे रहें, लेकिन फलस्तीनी इस तरह से इस लैंड को छोड़कर नहीं जाएंगे। गजा में नाज़रीन जो फाकों की सूरत हाल है, जाहिर है उस पर गुस्सा अब वेस्ट बैंक में इंतहा दर्जे पर पहुंच चुका है। एक तरफ गजा का गुस्सा है, दूसरी तरफ वेस्ट बैंक पर वो अलग से कह रहे हैं कि इनको डिस्प्लेस करेंगे, और वेस्ट बैंक में एक खामोश जंग जारी है। इजरायली सेटलर्स 24 घंटे वहां पर हमले कर रहे हैं, मुसलसल हर दिन वहां पर घर गिराए जा रहे हैं। थाउजेंड्स ऑफ पैलेस्टीनियंस ऑलरेडी डिस्प्लेस इंटरनली हो चुके हैं, ठीक है ना, उनकी जमीनें रोजाना की बुनियाद पर छेड़ी जा रही हैं। तो एक साइलेंट वॉर वहां पर तो ऑलरेडी जारी है। अब गजा में जो फाके हैं, ऊपर से ये जो ऐलान किया गया है कि पूरे वेस्ट बैंक पर जो है वो कब्जा किया जाएगा। इस प्रकार नाज़रीन जो सारी सियासत है, जो सारे मामला चल रहे हैं, सारी जो जियोपॉलिटिक्स चल रही है, वो गजा में फाकों के इतराफ चल रही है। यानी जो राब्ते हो रहे हैं वो इसी बुनियाद पर हो रहे हैं कि गजा में फाकों की सूरत हाल इस लेवल तक पहुंच गई है। दुनिया के तमाम ह्यूमन राइट्स के ऑर्गेनाइजेशन वो सारी इस हवाले से आवाज उठा रही हैं। पूरी दुनिया में जो मुजाहरे हो रहे हैं वो अब इसके गिर्द घूमना शुरू हो गए हैं, और जो सीज फायर के लिए प्रेशर आ रहा है वो भी सारा इस वजह से अब आ रहा है कि गजा में फाकों की ये सूरत हाल हो गई है। अगर फिल फॉर नाज़रीन वहां पर एड दाखिल ना हुई तो कोई बड़ा आतिश फिशान जो है वो फटने को है, ठीक है ना। मतलब अगले आप कह लें कि 2 से 3 दिन अब बड़ा कोई आतिश फिशान जो है फटने को है, अगर गजा में फिल फॉर जब एड दाखिल ना की गई, क्योंकि जो स्टारवेशन का लेवल है वो अपनी आखिरी हद को पहुंच चुका है। इसी दरमियान फलस्तीनी रेजिस्टेंस ने हमले किए हैं, और वहां पर एक इजरायली फौजी जो मारा गया है, और एक इजरायली फौजी जो है वो शदीद तरीन जख्मी हुआ है। ये फलस्तीनी रेजिस्टेंस ने हमले किए हैं, और साथ ही जो एम्बुशेस हैं वो जारी हैं। इजरायली सोल्जर इंजर्ड अमिड अल कसाम बैटल अगेंस्ट द ऑक्यूपेशन, पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ऑपरेशंस एस्केलेट। द पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस जो है वो कंटिन्यू रखे हुए है टैक्टिकल ऑपरेशंस एंड एम्बुशेस ऑन मल्टीपल फ्रंट्स, और इन्फ्लिक्टिंग बोथ ह्यूमन एंड मटेरियल लॉसेस उनको हो रहे हैं। टैंक्स, व्हीकल्स ये सारी तबाह हो रही हैं ऑन द इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्सेस। और न्यू टैक्टिक्स और मोर ऑपरेशन जब इस वक्त किए जा रहे हैं, नए टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ऑपरेशंस की तादाद जब बढ़ा दी गई है। तो नेतन्याहू ने ज़ायनिज़्म की कबर खो दी है यहां पर इस सारी झरिया से। और इस वक्त देखे ना, इसराइल को जो ट्रंप साहब क्लेम करते हैं कि हमने दुनिया के जदीद तरीन वेपन्स दिए हैं, तो वो बिल्कुल सारे वेपन्स उनके पास हैं और उन्होंने इस्तेमाल भी किए हैं, लेकिन वो सारे वेपन्स इसराइल को पता नहीं दिलवा सके। और वो कौन सा वेपन इस्तेमाल कर रहे हैं? स्टारवेशन का। यानी ये दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म और सबसे बड़ा क्राइम है, और ये कोई किसी भी आर्मी की सबसे बड़ी ये बुजदली है, और वो जाहिर है उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो बड़े लंबे हैं। तो अब कौन सा वेपन इस्तेमाल कर रहे हैं? स्टारवेशन का वेपन। तो अब ये सोफिस्टिकेटेड आर्मी की जो कि क्रिमिनल गैंग बन चुकी है, उसकी ये सारी जंग इसके ऊपर चल रही है कि फलस्तीनियों की खुराक बंद करके सारों को अंदर ही मार दो। ये इनकी जंग है, ये सोफिस्टिकेटेड आर्मी है। अच्छा जी, अब रशिया का बड़ा सख्त रिस्पॉन्स आया है, क्योंकि
ये जो इजरायली फॉरेन मिनिस्टर यूक्रेन गया है, वहां पर खड़े होकर उसने कहा कि रशिया सिविलियंस के ऊपर अटैक कर रहा है और इसकी हम मजम्मत करते हैं, रशिया तो बड़ा जुल्म कर रहा है, सिविलियंस के ऊपर अटैक कर रहा है। ये इजरायली फॉरेन मिनिस्टर यूक्रेन में खड़े होकर, तो उसका रशिया से बड़ा सख्त रद्दमल आया है। और उन्होंने क्या बात की है, रशिया स्लैम्स यूएस एंड इजरायली स्ट्राइक्स ऑन ईरान, वॉर्न्स ऑफ अ मेजर वॉर। रशिया ने कहा है कि ये जो इजरायली बिहेवियर है और उसके बाद अमेरिकी बिहेवियर, आप देखें गल्फ का एक मुल्क भी और जॉर्डन और इजिप्ट, एक मुल्क भी अमेरिका की कंडेमनेशन नहीं कर सका है जो ईरान पर हमला हुआ है, जो कुछ गजा में हुआ है, रशिया कर रहा है। ठीक है ना, रशिया अमेरिका को कंडेम कर रहा है। और उन्होंने कहा कि ये जो इजरायली बिहेवियर है ये एक बड़ी जंग की तरफ हमें लेकर गया है, बिल्कुल हम दहाने के ऊपर थे। और अब भी जो इजराइल का रैकलेस बिहेवियर है, इसका जो एग्रेशन, उन्होंने लफ्ज एग्रेशन इस्तेमाल किया, ये मिडिल ईस्ट को एक बहुत बड़ी जंग की तरफ लेकर जा रहा है। ये रशिया बात कर रहा है, हम बात नहीं कर रहे। रशिया वॉन्ट्स यूएस एंड इजरायली अटैक्स ऑन ईरान नियरली ट्रिगर्ड रीजनल वॉर। बिल्कुल हम आखिरी इंचेस पर खड़े थे, नियरली ट्रिगर्ड रीजनल वॉर के इलाकाई जंग बस चंद मिनटों की, चंद घंटों की दूरी के ऊपर खड़ी हुई थी। कॉल्स द स्ट्राइक वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। रशिया ये खुद बात कर रहा है कि जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है ये खतरे में पड़ गई है, यानी अब कोई इसको अवॉइड नहीं करने वाला है, इसके ऊपर ट्रस्ट खत्म हो चुका है। यानी क्या मतलब, यानी मतलब यह कि मुल्क जो है वो न्यूक्लियर बनाएंगे। जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है वो डैमेज की है इजराइल और अमेरिका ने, और मुल्क जो है वो अब न्यूक्लियर बनाने की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, ये कोई मामूली वाकया नहीं हुआ है। इजरायली की जो स्ट्राइक हुई है ब्रॉड द इंटायर मिडिल ईस्ट, पूरे मिडिल ईस्ट को टू द ब्रिंक ऑफ अ कैटास्ट्रोफिक वॉर। इसके हमले ईरान पर पूरे मिडिल ईस्ट को एक तबाहकुन जंग के दहाने पर ले आए थे। एंड थ्रेट टू न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन एफर्ट्स, वही बात के ये सारे मुल्क जमे, और सबसे बढ़कर तो खुद ईरान ये न्यूक्लियर बनाने की तरफ जाएगा। यानी जो ईरान का मौकफ है उसको भी इंडोर्स उन्होंने किया है, और लेजिटिमेसी है कि भाई ईरान अब न्यूक्लियर की तरफ जा सकता है, क्योंकि कोई गारंटी बची नहीं है। बाय कमिटिंग दिस एक्ट ऑफ अग्रेशन, ये रूस ने अल्फाज इस्तेमाल किया कि इजराइल ने अग्रेशन किया है। वॉशिंगटन एंड वेस्ट यरूशलेम हैव पुट द रीजन ऑन द ब्रिंक ऑफ अ ग्रेटर वॉर, ग्रेटर वॉर के दहाने के ऊपर इन्होंने डाल दिया। और यह बात बड़ी इंपॉर्टेंट, इसका नतीजा यह निकल सकता था कि ग्रेवेस्ट रेडियोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते थे, यानी वहां पर न्यूक्लियर कैटास्ट्रॉफी हो सकती थी, और जो रेडिएशन वहां से निकलनी थी वो जो कैटास्ट्रॉफी है वो आ सकती थी, नॉट ओनली फॉर द इनहेबिटेंट्स ऑफ ईरान बट फॉर द एंटायर मिडिल ईस्ट। जो इन्होंने हमले वहां पर किए उसका नतीजा रेडिएशन की सूरत में निकल सकता था, जिससे पूरा ईरान मुतासर होता, और ना सिर्फ ईरान बल्कि पूरा मिडिल ईस्ट मुतासर होता, और साथ हमसाया मुल्क ज़ाहिर है पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये मुतासर होते। और इसका एक और मतलब भी है कि अगर दोबारा इन्होंने अटैक किया तो नतीजा यही है, एक ग्रेटर और कैटास्ट्रोफिक वॉर जो पूरे मिडिल ईस्ट में फैल जाएगी। स्ट्राइक्स आर अनजस्टिफाइबल हैं, और सवेयर ब्रीच ऑफ यूएन चार्टर हुई है, और ग्लोबल न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रिजीम, 3 मरतबा उन्होंने बात दोहराई है कि ग्लोबल नॉन प्रोलिफरेशन रिजीम जो है, यानी कि वो मुल्क जिन्होंने ट्रीटी साइन की हुई है कि हम न्यूक्लियर नहीं बनाएंगे, अब वो इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये रशिया खुद बात कर रहा है कि न्यूक्लियर की तरफ इन्होंने धकेला है ममालिक को, और सबसे पहले तो वो न्यूक्लियर की तरफ जाएगा ना जिस पर हमला हुआ है। अच्छा जी, हिजबुल्लाह जो है उन्होंने कहा ना कोई हथियार डालेंगे, और अभी रिसेंटली वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट जारी की कि हिजबुल्लाह ने कामयाबी के साथ प्रोडक्शन की है मिसाइल्स की, ड्रोन्स की। अभी उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि कोई हथियार नहीं डालेंगे, और इजराइल के साथ हम लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और इजराइली और बाकी मीडिया जो है वो यहां पर प्रोपेगेट कर रहा है कि हिजबुल्लाह और जो लेबनी स्टेट है उसमें कोई लड़ाई छिड़ने जा रही है, उस पर हिजबुल्लाह का सख्त रद्दमल आया। हिजबुल्लाह स्लैम्स मीडिया इंसाइटिंग इंटरनल स्ट्राइफ, कॉल्स फॉर अवेयरनेस, कि हमारा कोई लेबनी स्टेट के साथ झगड़ा नहीं है। इजरायली मीडिया और बाकी ये सारे जो वो प्रोपेगेट कर रहे हैं, हिजबुल्लाह का उस पर रद्दमल आया। अब नाज़रीन बात यह है कि एक और जंग छिड़ गई है, और एशिया मैदान जंग बनने के खतरात हैं। हम पिछले कई महीनों से बात कर रहे हैं जब से ट्रंप आया है, तो एशिया में एक और जंग छिड़ गई और अचानक छिड़ गई है। कंबोडिया और थाईलैंड, इनकी जनाब आपस में जंग छिड़ गई है। और आप नोट करें कि जंगें कैसे छिड़ रही हैं, कोई यानी कि बड़ी धमकियां या कोई अचानक, ऐसा नहीं लग रहा कि ये मुल्क जंग की तरफ जा रहे हैं, बस अचानक छिड़ रही हैं। मतलब माहौल इतना खराब है, माहौल इतना टेंस है कि बस अचानक घंटों में जंगें छिड़ रही हैं। इससे बड़ी कोई खौफनाक बात हो सकती है। और द टाइम्स के मुताबिक 110 मुल्कों में मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स या हैं या खतरा वहां पर पाया जाता है। 110 ममालिक और टोटल 195 कंट्रीज हैं यूनाइटेड नेशन के, तो आधी से ज्यादा दुनिया तो ऑलरेडी जंगों में है। तो यह बड़ा खतरनाक मामला कंबोडिया और थाईलैंड में हुआ है कि अचानक वहां पर जंग छिड़ गई। अब नाज़रीन, आसियान जो कंट्रीज हैं, जो आसियान रीजन है, ये दुनिया का वन ऑफ द वेरी पीसफुल रीजन कहा जाता है। इस सारे झमेले में जो पिछले कई सालों से, 2-4 सालों से चल रहा है कि कहीं पर जंगें हो रही हैं, कहीं जंगों के खतरात हैं, कहीं पर दुश्मनियां पाली जा रही हैं, कहीं पर ग्रेड गेम जारी है, बड़ी बड़ी असलहा डील्स हो रही हैं, तो ये
आसियान के जो ममालिक है ना नाज़रीन, वो इस सारे झमेले से दूर रहे हैं। इन्होंने फोकस किया अपनी इकोनॉमी पे, टूरिज्म पे, कोई ग्रेटर गेम का ज्यादा हिस्सा नहीं बने और कोई बड़ी असलहा डील्स इन्होंने नहीं की। वो चुपके से अपना काम जब वहां पर जारी रखे हुए हैं। और ये आसियान के मालिक कौन से हैं? ये इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया, थाईलैंड, ठीक है ना, ये सारे वियतनाम आसियान के ममालिक हैं। साउथ ईस्ट एशिया यानी साउथ एशिया है जिसमें ये सारे पाकिस्तान और इंडिया और ये सारे मालिक हैं। आगे फिर साउथ ईस्ट एशिया शुरू हो जाता है। तो ये इस सारे अरसे में ये एक मतलब सबसे बड़ी जंग वहां पर शुरू हुई है। लेकिन अब सवाल यह है कि ये वहां पर शुरू क्यों हुई है? अब नाज़रीन, आसियान जो है रिसेंटली उन्होंने ब्रिक्स के अंदर शिरकत की है। अभी 2 हफ्ते कबल ब्रिक्स के इजलास में वो शरीक हुए और अचानक जो है वो आसियान के अंदर जंग छिड़ गई। जहां पर कुछ भी नहीं हो रहा था वहां पर अचानक जो है जंग छिड़ दी जाती है। अब नाज़रीन, हुआ यह है कि थाईलैंड और कंबोडिया के बॉर्डर के ऊपर एक नाखुशगवार वाकया पेश आया। वहां पर कोई माइंस बिछाई हुई थी, तो उसके नतीजे में यानी एक हादसा ही था कि थाईलैंड की जो आर्मी है उसके फौजी उसमें जख्मी हो गए, कुछ हलाक भी हुए। 10 के करीब टोटल तादाद जख्मी और हलाक हुए। इस पर थाईलैंड का सख्त रद्दमल आया और थाईलैंड इससे पहले भी ये कहता रहता है कि कंबोडियन आर्मी जो है वो यहां पर माइंस बिछाती है। तो अब ये नाखुशगवार वाकया पेश आया, उस पर जो है एक डिप्लोमेटिक तलखी भी हुई, एम्बेसडर भी वापस बुला लिया गया, ये सारा कुछ हुआ। लेकिन हुआ क्या है कि कुछ घंटे पहले अचानक से थाईलैंड के त्यारे उड़ते हैं। और कौन से त्यारे? F-16 यानी अमेरिकी त्यारे थाईलैंड के पास है F-16। वो अचानक से उड़ते हैं और कंबोडिया के ऊपर जाकर जनाब उन्होंने हमला कर दिया है और मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाया है। सिविलियंस की कैजुअलिटीज भी हो रही हैं। यानी बाकायदा जंग इस वक्त कंबोडिया और थाईलैंड में शुरू हो गई है, जिसमें थाईलैंड ने जहाज भेजकर अटैक कर दिया है और आगे से जो कंबोडियन आर्मी है वो भी अब बमबारी कर रही है थाईलैंड के ऊपर। और आपको पता है थाईलैंड एक मतलब टूरिज्म है और पूरी दुनिया से लोग वहां पर आए हुए हैं। तो उधर से कंबोडियन आर्मी, इधर से थाईलैंड, वो प्रॉपर वॉर जो है इस वक्त छिड़ गई है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंबोडिया जो है नाज़रीन, ये बहुत करीबी इत्तेहादी है चाइना का। और जो थाईलैंड है उसके साथ भी चीन के जो रवाबत है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। थाईलैंड के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं और बहुत ज्यादा कुर्बत बढ़ रही है। लेकिन कंबोडिया तो बहुत करीबी इत्तेहादी है चाइना का और थाईलैंड के पास सारे अमेरिकी जंगी त्यारे हैं, लेकिन कुर्बत वहां भी बढ़ रही थी। और कंबोडिया के हवाले से यह बात ध्यान में रखें कि कंबोडिया वो कंट्री है जिसको अमेरिका इन्वेड कर चुका है। अमेरिका ने जिन मुल्कों को इन्वेड किया है उसमें एक मुल्क कंबोडिया भी है। जब वियतनाम की वॉर यहां पर जारी थी तो अमेरिकन आर्मी जो है वो कंबोडिया में दाखिल हो गई थी और उसमें उन्होंने ये कहा था कि कंबोडिया से सप्लाई लाइन जो है वो वियतनाम के लिए आ रही है, तो कंबोडिया में दाखिल हो गए। लेकिन कोई खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं हुई और 3 महीने के बाद जो है वो वहां से निकलना पड़ा। कोई खातिर खा कामयाबी वहां पर नहीं हुई। तो कंबोडिया की एक हिस्ट्री है। कंबोडिया करीबी तरीन है चाइना के। अब जरा हेडलाइन देखिए, थाईलैंड F-16 जेट बॉम्ब्स कंबोडियन टारगेट्स एज ब्रॉडर क्लैशेस एस्केलेट। Thailand launches air strike on Cambodian military targets in major escalation of border dispute. Thailand bombs Cambodia as border dispute erupts. Thailand close borders with Cambodia as death toll from fighting rises. Thailand uses air power against military targets as planned. Army says after neighbor accuses each other of opening first fire along border. दोनों ने एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाया कि इन्होंने पहला फायर खोला है। यानी वो वाकया हुआ, उसके बाद किसने पहला फायर किया है? दोनों कह रहे हैं कि कंबोडिया कह रहा नहीं थाईलैंड ने और थाईलैंड कह रहा नहीं कंबोडिया ने। तो ये मामला वहां पे चल रहा है। अब इसमें यह भी हो सकता है कि ट्रंप साहब अचानक आए दरमियान में और कहें कि मतलब ये सीजफायर हो जाए। और सारे कि दोनों की इकोनॉमीज तो इस बात को अफोर्ड नहीं कर सकती और थाईलैंड टूरिज्म सारा वो अफोर्ड तो नहीं कर सकते यहां पर जंग कोई लंबी चले। तो स्ट्राइक वगैरह उन्होंने कर दी हैं, फिलहाल जंग जारी है। तो हो सकता है ट्रंप आए और सीजफायर हो जाए और कहे कि देखिए मैंने एक और जंग यहां पर रुकवा दी है। लेकिन यह भी हो सकता है कि इस जंग को जिस मकसद के लिए शुरू करवाया गया है उसके तहत जब इसको हवा दी जाए। और 2024 की रिपोर्ट जो हमने आपके सामने रखी, दुनिया में 46 जो जंगें हुई, 46 कॉन्फ्लिक्ट्स में अमेरिका ने 36 में दोनों तरफ से असला दिया। तो यहां पर यह भी हो सकता है। अब सारा आप देख रहे हैं कि चीन के इर्द गिर्द, चीन के बॉर्डर, चीन के इत्तेहादी, वो सारे यहां पर। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट पहलू भी है, यानी ग्रेड गेम यहां पर जारी है और किस मकसद के तहत जंग शुरू करवाई गई है वो जरा डिग आउट करते हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, 2 हफ्ते कबल यूक्रेन ने एक इल्जाम लगाया और यूक्रेन ने कहा कि जो मुल्क है लाओस जो है वो अपनी फौजें भेज रहा है रशिया के लिए, जैसे नॉर्थ कोरिया ने भेजी हैं। तो लाओस कौन सा मुल्क है? लाओस भी साउथ ईस्ट एशिया का मुल्क है और थाईलैंड के साथ इसका बॉर्डर लगता है। और लाओस भी वो मुल्क है जिसमें अमेरिका बॉम्बिंग कर चुका है। इसी वियतनाम वॉर के दरमियान जो है वो लाओस के अंदर भी अमेरिका ने बॉम्बिंग की थी। तो लाओस भी करीब है चाइना के। तो लाओस के हवाले से यूक्रेन ने इल्जाम लगाया कि ये यहां पर फौजें भेज रहे हैं रशिया के लिए। और अभी जो आसियान समिट हुआ था उसमें रशिया के फॉरेन मिनिस्टर भी थे, चाइना के भी थे, खुद अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी यहां पर थे, जिनको अच्छा वेलकम नहीं किया गया था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को यहां पर कोई अच्छा वेलकम नहीं किया गया था। और आज साउथ ईस्ट एशिया यानी कंबोडिया, यानी कि थाईलैंड और यानी कि लाओस पर ऑलरेडी एक इल्जाम है। तो ये जनाब, अब उसमें एक और पहलू है कि वियतनाम और चाइना की आज जंगी मशकें शुरू हो रही थी।
After years of geopolitical competition, the Chinese and Vietnamese armies have launched joint exercises. और ये उधर चाइना में हो रही हैं. फर्स्ट चाइना वियतनाम ज्वाइंट आर्मी ट्रेनिंग किक्स ऑफ इन साउथ चाइना ग्वांगजी. ग्लोबल टाइम्स. चाइना वियतनाम सेट फॉर फर्स्ट ज्वाइंट आर्मी ड्रिल्स एज यूएस ट्रेड वॉर ड्रॉज नेबर्स क्लोजर. अब इसमें नोट कर रहे हैं, पीछे मामला वही है, अमेरिकन पॉलिसीज. उसकी वजह से ये सारे मुल्क करीब आ रहे हैं और आज उनकी पहली तारीख में पहली बार जंगी मशकें जो है शुरू हो गई हैं. मिलिट्री टाइज है वो और ज्यादा डीप हुए हैं, गहरे हुए हैं और क्लोज इकोनॉमिक पार्टनर्स सीक वेज टू नेविगेट यूएस टैरिफ. ठीक है ना. तो मामला टैरिफ का है लेकिन जंगी मशकें हो रही हैं क्योंकि ट्रेड वॉर से कब मिलिट्री वॉर में ये मामला तब्दील हो जाए, हॉट वॉर में तब्दील हो जाए, वो आप कुछ कह नहीं सकते हैं. तो अब चाइना वियतनाम प्लान फर्स्ट ज्वाइंट आर्मी ड्रिल्स अमिड यूएस टैरिफ्स. तो ये भी एक कहानी थी कि यानी आप ग्रेट गेम चेक करें ना, एक तो चाइना के खिलाफ ओवरऑल जंग है जिसमें चाइना को कंटेन करना है, चाइना के बॉर्डर कंट्रीज को उसके खिलाफ करना है, वहां पर इंस्टेबिलिटी फैलानी है, क्योस फैलाना है. एक तो ये है. फिर चाइना और वियतनाम की जंगी मशकें, फिर लाओस का के ऊपर ये इल्जाम कि वो वहां पर भेज रहा है, फिर आसियान का ब्रिक्स में जाना. तो ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसके तनाजुर में इसको देखा जा सकता है. लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट और खतरनाक बात यह है कि ऐसे जंगी छिड़ रही हैं. यानी आप एक इतने खतरनाक फेज में हैं कि अब जंगों को छिड़ने के लिए कोई ज्यादा बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है, कोई ज्यादा होमवर्क की जरूरत नहीं है कि अच्छा कोई ऐसी चीज पैदा होगी फिर महीने के बाद, कई महीनों के बाद, सालों के बाद जंग होगी. नहीं, बस ये 24 घंटों के बाद, चंद घंटों में कोई भी मुल्क किसी के ऊपर भी हमला कर सकता है. अब जनाब जापान ने जो ट्रेड डील की है 550 बिलियन डॉलर्स की, जापान में वजीर आजम साहब जो है वो शदीद तनकीद का वहां पर निशाना बन रहे हैं क्योंकि ये तो बहुत अजीब बात हुई है. 550 बिलियन डॉलर्स जापान कहां से लाएगा? किसी भी मुल्क के लिए 550 बिलियन डॉलर्स ऐसे ही दे देना. एक होता है इन्वेस्टमेंट करना, चलो समझ आती है, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है. ये 550 बिलियन डॉलर्स दिए जा रहे हैं अमेरिका को, जो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट होगी और उसका जो प्रॉफिट है वो सारे का सारा अमेरिका लेकर जाएगा. दुनिया में ये कौन सी डील्स होती है? तो ये तो प्योर इंपीरियलिज्म है. जैसे आप आते हैं कॉलोनीज बनाते और वहां से वसाइल लूट कर ले जाते हैं, तो ये तो वही है. तो आप जरा नोट करें, जापान में अमेरिकी फौज बैठी हुई है, वर्ल्ड वॉर 2 से सरेंडर हुआ, सारी कुछ हुआ. फिलिपाइन में भी अमेरिका इसी तरह से बैठा हुआ है. तो ये तो बहरास्त उनको गुलामी जो है ना उसमें लाने की बात हुई कि आप ये तो फिर गुलाम होगी ना कौमें, प्योरली इंपीरियलिज्म में. यानी ये मुल्क मेहनत करें, अपने ब्रांड्स बनाएं, अपनी कंपनीज खड़ी करें, बड़ी इकोनॉमी बनाएं और अचानक से अमेरिका आएगा और एक झटके में उसकी जो सारी मलाई है वो ऊपर से निकाल लेगा. यानी उस कौम को पूरी तरह से निचोड़ देगा, उनको उनका जो सारा दरमियान में से कहते हैं गोदा निकाल लेना, वो सारा निकाल लेगा, बीच हड्डियां रह जाएंगी. तो ये तो वो काम है. आप यानी ये देखें पैसे कहां से आएंगे? जो कार बनाने वाली कंपनियां हैं, जो बाकी हैं, वो सारे, और इसमें फिर राइस भी खरीदने हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी जापान ने अमेरिका से खरीदनी है. तो इस पर बड़ी तनकीद हो रही है और इकोनॉमिस्ट वार्न कर रहे हैं कि ये कोई सस्टेनेबल डील्स नहीं है. यानी ये तो इंपीरियलिज्म है ना कि आपने बस जैसे आप कॉलोनी बनाते हैं तो वहां से वसाइल लूट लेते हैं. तो ये सस्टेनेबल नहीं. इसका नतीजा क्या निकलेगा? वो हुकूमतें अनपॉपुलर होंगी, अवामी रिजेंटमेंट बढ़ेगी, उसके नतीजे में वहां पर कोई और लीडर पैदा होगा जो इन डील्स को तनकीद करेगा और अवाम में और पॉपुलर होगा और वो फिर इक़्तिदार में आएगा. तो ये सस्टेनेबल नहीं है और एक तो उनकी इकोनॉमीज डैमेज होगी और मुल्क के अंदर ये सारा अनरेस्ट और क्योस है वो पैदा होगा. अब जरा हेडलाइन देखिए, इकोनॉमिस्ट प्रोजेक्ट यूएस ट्रेड डील टू डेंट जापान जीडीपी. डेंट पड़ेगा जापान में, शदीद तरीन, मतलब उनको इसका नुकसान होने जा रहा है. मलाई ऊपर से निकाल ली ना, जैसे वो आए मिडिल ईस्ट में और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स एक ही झटके में लग गए उनकी सारी दौलत. तो जापान 550 बिलियन डॉलर्स निकाल देगा. तो आने तो इन्हीं कंपनीज ने कमा के देने हैं ना. जापान के जो पीएम है, रिफ्यूट्स रिपोर्ट ऑफ इमिनेंट रेजिग्नेशन आफ्टर सरपास ऑफ यूएस ट्रेड डील. इमिनेंट रेजिग्नेशन दिया जाए आफ्टर सरप्राइज यूएस ट्रेड डील. मतलब वो जापानीज यकीन ही नहीं कर रहे हैं कि ये डील हुई है और वो कह रहे हैं इस्तीफा दे. आप जरा अंदाजा करें, 24 घंटों के अंदर अंदर उससे इस्तीफा मांग लिया गया है. आप वहां पर सरेंडर करके आ गए. जापानीज प्राइम मिनिस्टर विन्स ट्रम्प डील बट कुड लूज हिज जॉब. ट्रम्प के साथ तो मामला तय हो गया है लेकिन इसकी जॉब जा सकती है यानी प्राइम मिनिस्टरशिप से. तो जापान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि नहीं, वो इस्तीफा नहीं देगा. तो बात करने का मकसद यह है कि इसमें कोई ऐसी फतह नहीं हो रही है कि कोई विन विन सिचुएशन है. अच्छा जी, अमेरिका ने एक ऐसी डील हासिल कर लिया जो सस्टेनेबल है. इसके नतीजे में तो इत्तेहादी और ज्यादा अमेरिका से दूर होंगे क्योंकि अवामी रिसेंटमेंट, जो भी लीडर बैठेगा वो एक फैसला तो कर देगा लेकिन उसको नीचे कोई सपोर्ट नहीं किया जाएगा. और जो कोई इस फैसले को, यानी उनकी अपनी इकोनॉमी डैमेज होने वाली है जो मुल्क ये करने जा रहे हैं. तो ईयू ने फैसला करना है और साउथ कोरिया ने फैसला करना है. इस वक्त एक ही मुल्क है जो ढेर कर सका है अमेरिका को और वो चाइना है. चाइना ने अपनी शरारत मनवाई है. तो जापान होगा, साउथ कोरिया होगा, यूरोपीय यूनियन होगा. अगर वो अमेरिकी डील के मुताबिक सरेंडर करेगा तो वो डैमेज होगा, उसको हासिल कुछ नहीं होने वाला. ब्राजील एंड मैक्सिको फास्ट ट्रैक ट्रेड टॉक्स अहेड ऑफ ट्रम्प टैरिफ डेडलाइन.
तो ये मालिक जब आपस में राब्ते कर रहे हैं कि कैसे एक दूसरे के साथ हम मामलात को आगे बढ़ा सकते हैं और कैसे हम अमेरिकी टैरिफ के बगैर क्या सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये सारी डिस्कशन जारी है और 1 अगस्त को ये टैरिफ लागू होंगे। बहरहाल ट्रंप कह रहा है कि उसने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है, लेकिन जापान जो है वो इस वक्त शदीद एक रिजेंटमेंट में है और प्राइम मिनिस्टर को सरप्राइज डील कहा जा रहा है कि ये आप क्या करके आए। तो ये ताजा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राय करें। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।